नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा भी क्या गज़ब है। कहानी के 16 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ये 17वां पार्ट है। और इससे पहले के सारे पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी का ये 17वां और अंतिम पार्ट शुरू करते हैं। जीवन भी 2-3 बार बिमला को इस बारे में पूछ चुका था कि कुछ है या नहीं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी उन्हें नहीं मिली। कांता भी उम्मीद लगा रही थी कि सीमा जल्दी ही खुशखबरी सुनाए। कहीं न कहीं मन ही मन वह जानती थी कि जब तक सीमा को बच्चा नहीं होगा तब तक विमला और जीवन के घर में उस तरह से अपना स्थान नहीं बना पाएगी जैसा कि उसे एक घर की बहू का होना चाहिए। अतः वह भी यही कामना कर रही थी कि जल्द ही सीमा कोई खुशखबरी सुनाए। तभी राज्य में इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई और जीवन ने पार्टी से अपने लिए एमएलए की टिकट मांगी, जैसा कि उन्होंने बहुत दिनों से उम्मीद लगा रखी थी। गांव और आसपास उनका रुतबा देखकर पार्टी ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन दिया और फिर एक दिन वे संदीप के पास शहर में पहुंच गए। उन्हें अचानक आया देख संदीप चकित रह गया। आप यहाँ इस तरह अचानक, सब ठीक तो है? संदीप ने थोड़ा घबरा कर पूछा। बेटे, अब तू तो अपनी गृहस्थी में मगन हो गया। हमारे जीवन में क्या चल रहा है तुझे पता ही नहीं। अब माँ बाप को बच्चे की जरूरत होगी तो वही बच्चों के पास आएंगे ना। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। कुछ व्यंग सा करते हुए उन्होंने संदीप से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है या ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपकी बिना मर्जी के खिलाफ कोई भी काम किया हो? अब मेरी नौकरी ही ऐसी है कि ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती। रागिनी स्कूल जाती है और सीमा भी पढ़ रही है तो समय कम ही मिलता है। जीवन बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैंने पार्टी से टिकट मांगी है तो कुछ दिनों तू भी हमारे अपने बाप के लिए और बहू के साथ प्रचार कर। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अब तूने तो डॉक्टरी की लाइन पकड़ ली, वरना आज मेरे साथ राजनीति में होता। मैंने भी तेरी इच्छा देख मना नहीं किया, पर अब बाप के लिए प्रचार तो कर ही सकता है ना। और अगर बेटा बहू ही साथ नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि जब अपने घर के ही उसके साथ नहीं हैं तो यह एमएलए कैसे बनेगा। लेकिन पापा, मैं डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट्स को छोड़कर ज़्यादा समय तक नहीं जा सकता, और फिर रागिनी और सीमा की पढ़ाई का हर्जा होगा। दोनों स्कूल कॉलेज जाती हैं। सैटरडे संडे जब भी फुर्सत होगी और आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। संदीप ने बात को रफा दफा करने की नीयत से कहा। लेकिन बेटे, जीवन सिंह कुछ आगे कहते उससे कि दोनों के बीच की बातें सुनकर सीमा ने आकर कहा, कोई नहीं पिताजी, हम जरूर आएंगे। आखिर बहू बेटे ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनको शायद ज़्यादा छुट्टी ना मिले, पर मैं पूरे समय आपके साथ रहूंगी। वैसे भी मेरी परीक्षाएं उससे पहले ही हो जाएंगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। देखा, मेरी बहू कितनी समझदार है, और एक तू है जो बाप की बात ही नहीं सुनता। जीवन ने प्रशंसा भरी नजरों से सीमा की ओर देखते हुए कहा। सीमा के सामने संदीप चुप रह गया। आज उसने उसके फैसले में दखल दिया था, वरना उसकी हर बात आंख मूंद कर माना करती थी। सीमा चाय रखकर खाना बनाने किचन में चली गई तो संदीप भी पीछे पीछे आ गया। देखो सीमा, जिन बातों के बारे में तुम नहीं जानती हो उसमें चुप रहा करो। आज पहली बार कुछ नाराजगी के स्वर में संदीप बोला। हमारा क्या फर्ज बनता है वह मैं जानती हूँ। उसके स्वर में कुछ कड़वाहट सी थी। जब वह सरपंच बने थे, क्या तुमने उनके लिए प्रचार नहीं किया था? सीमा ने संयम रखते हुए पूछा। हाँ किया था। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है, पर इसमें उन्हें तुम्हारी क्या जरूरत है? उसने रूखेपन से प्रश्न किया। तो फिर अब क्या हो गया और तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उनकी बहू हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, तो मेरा भी कुछ फर्ज है। उन्हें सपोर्ट करना भी उनमें से एक है। वह संयमित स्वर समझाते हुए बोली। तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसने कुछ झुंझलाते हुए कहा। क्या नहीं समझ रही मैं? वह उसे देखने लगी। आज पहली बार संदीप के फैसले पर सीमा सहमत नहीं थी, और यह बात संदीप को समझ नहीं आ रही थी कि क्यों सीमा उसकी बात काट रही है। तुम बातों को समझो, लगता है तुम्हें स्पष्ट समझाना पड़ेगा। पापा तुम्हें अपने प्रचार में एक साधन बनाना चाह रहे हैं, बहू की तरह नहीं। जैसा कोई अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वैसे। वह समझाने के लहजे से बोला। उसने उसके चेहरे की ओर देखा। वह कहेंगे कि उन्होंने एक विधवा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है।
एक बच्चे की माँ को आसरा दिया और यह समाज के लिए एक उदाहरण है। वह तुम्हें एक बहू के नाते नहीं ले जाना चाह रहे। अगर वह एक बहू से प्रचार की कामना करते, अगर ऐसा होता तो मैं कतई इनकार नहीं करता। संदीप ने थोड़ा-सा अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। सीमा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। तुम भी मेरी बात समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तभी संदीप के दिमाग में खटका हुआ। सीमा ने उसकी बात सुनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चौंक पड़ा। इसका मतलब कि तुम पिताजी के मन की भावनाओं को जानती हो? क्या तुमने कभी कुछ सुना? क्या तुम यह हकीकत जानती हो कि वह तुम्हारे और रागिनी के बारे में क्या सोचते हैं? वह उतावला होकर उसका हाथ थामकर पूछ बैठा। सीमा चुप रही। मुझे सच-सच बताओ सीमा, तुम्हें इस बारे में क्या पता है? तुम्हें मेरी कसम। संदीप बेचैन हो गया। ठीक है, मैं सब बताती हूँ और मैं सब जानती हूँ जो तुम जानते हो। दरअसल तुमने मुझे पानी के लिए आवाज़ दी थी, पर जब तक मेरी नींद खुली और मैंने आँखें खोली, तुम बाहर निकल चुके थे। मैं तुम्हारे पीछे-पीछे गई तो मैंने देखा, तुम रसोई में जाने की बजाय पापा के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। मैं कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई और तुम वहाँ क्यों खड़े हो? शायद हो सकता है कि पापा से कोई बात करनी हो, कहकर सीमा चुप हो गई। तब तुमने भी सुना वो सब जो मैंने सुना था? संदीप ने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, और उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तो तुम क्यों अपराधी महसूस कर रहे हो? सीमा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए सांत्वना देने के लिए उसे धीरे से कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं और ना ही तुम्हारे व्यवहार से लगा कि संदीप कौतूहल से पूछ बैठा। क्यों और क्या कहना था? आज भी अगर तुम कसम ना देते तो मैं कभी तुम्हें ना बताती। वह जो कह रहे थे सच ही तो था, बस उसमें उनका स्वार्थ जुड़ गया था। लेकिन बेशक उनका स्वार्थ था, लेकिन हम तो एक हो गए ना। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिला और मुझे एक नई जिंदगी मिली और रागिनी को उसके पापा। यह सब उनकी हाँ की वजह से ही तो संभव हुआ था ना। कहीं अगर वह हाँ ना करते तो क्या पता हमारी शादी ना हो पाती। और अगर उनकी इच्छा के विपरीत जाकर तुम ये शादी करते भी तो तुम अपने परिवार से अलग हो जाते और परिवार से अलग होकर फिर वैसा जीवन कभी नहीं जी पाते जैसा आज जी रहे हो। सकता है माँ बाप के विरोध के कारण मैं तुमसे शादी के लिए हाँ ही नहीं कर पाती, और अगर कर भी देती तो मैं हमेशा तुम्हें अपने माँ बाप से अलग करने का दोषी समझती, हमेशा आत्मग्लानि में जीती। अगर आज हम सभी के आशीर्वाद से अच्छा जीवन जी रहे हैं तो उन्हीं के कारण। लेकिन उसने उसे रोकना चाहा। अब वजह चाहे जो भी हो, लालच या स्वार्थ, और अगर वह उनका प्रतिशोध चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर किया गया उनका यह एहसान उतार देना चाहिए। सीमा की आवाज में अब गंभीरता आ चुकी थी। क्या तुम्हारे मन में उनके लिए कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं? सीमा का हाथ पकड़ते हुए संदीप ने पूछा। नहीं, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। वह मेरे लिए पहले भी सम्माननीय थे और आज भी। बस उनका सोचने का तरीका दूसरा है। राजनीति में तो कई बार रिश्तों में राजनीति ले आते हैं और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। पॉलिटिक्स में हमेशा ऐसा होता आया है। बस एक सीमा रखनी चाहिए, तब तक कुछ अच्छा रहता है, और उन्होंने उस सीमा को कभी पार नहीं किया। मेरे और रागिनी के साथ हमेशा प्रेमपूर्ण व्यवहार रहा। रागिनी को दुत्कार देते या मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार करते तो मैं क्या कर सकती थी और तुम क्या कर सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीमा ने सिक्के का दूसरा पहलू संदीप के आगे रखा। बस बस, तुम्हें पता है ना कि रागिनी की जायदाद पर भी उनकी नज़र है। वह उनके पेपर भी हासिल करना चाहते हैं, जिनके लिए उन्होंने रोशन अंकल से बात भी की थी, और क्या पता पीछे से उसने हासिल भी कर लिए हों। और उसने आगे की बात याद दिलाते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा। संदीप को सुखद आश्चर्य था कि सब कुछ जानने के बाद भी सीमा इतनी सहज कैसे है। हाँ, मुझे पता है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी के भविष्य के प्रति मैं जागरूक हूँ। सीमा ने संदीप को आश्वासन देते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि उनके पास कागज नहीं आ गए होंगे? संदीप ने कुछ हैरान होते हुए कहा। संदीप, दरअसल वह कागज पापा जी के पास हैं और वह बहुत पहले ही मुझे वह पेपर दे चुके थे। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं? संदीप ने पूछ लिया।
क्योंकि मैं जानती थी कि तुम यह जानकर नाराज होोगे और मैं नहीं लूंगी तो पापा वह पेपर पिताजी को ही पकड़ा जाएंगे। इसलिए पापा जी और पिताजी दोनों ने मुझे मना किया था कि यह पिताजी और पापा के बीच की बात है, उनकी बात मेरे तक ही सीमित रहेगी। अब तुम पिताजी की चिंता मत करो और ना ही मेरे लिए परेशान हो। और फिर तुमने तो मेरा हमेशा से साथ दिया है बिना कुछ कहे, तो फिर मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हटूं। और यह जो उन्होंने मुझे चरित्रवान और आदर्श बेटा मुझे दिया है, उन्हीं का तो अंश है। यह मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं उनकी बहू हूँ, इस सच्चाई से हम मुख नहीं मोड़ सकते। तो मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगी। और अब जब उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी ज़रूरत है, तो हम उनके काम आएंगे। और क्या पता उनकी बातों से और लोगों से प्रेरणा लेकर विधवा विवाह के लिए सहमत हो जाएं और बहुत सी जिंदगियां संवर जाएं। आखिर किसी को उनके मन का तो पता नहीं, समाज में तो सब उनकी मिसाल मानेंगे ना। सीमा ने अपना निश्चय बताया। सच में सीमा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी बात को भी तुम इतनी आसानी से अपने अंदर दबा कर बैठी थी और कभी जाहिर भी नहीं किया। एक मेरे पिताजी हैं जो रिश्ते में भी राजनीति और स्वार्थ देख रहे थे, और यही सब सोचकर मैं तुम्हें शहर ले आया था ताकि घर में कभी उनकी बातें ना सुन लो और मन में उनके प्रति जो सम्मान है वह खत्म ना हो जाए। सीमा की आंखों में देखते हुए संदीप ने सीमा से कहा, मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ उनका बेटा भी हूँ। उनकी इज्जत बनाए रखना मेरा ही काम है, और पति होने के नाते तुम्हारी भलाई सोचना भी, तुम्हारे साथ गलत ना हो यह देखना भी मेरा ही काम है। फिर चाहे वह गलत करने वाला मेरा पिता ही क्यों ना हो। मेरे ऊपर उनका हक है, सही गलत करने का, तुम्हारे ऊपर नहीं। वह कहते कहते भावुक हो गया और सीमा के हाथों को अपने सीने से लगा लिया। सीमा ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। तुम मुझे मिले ये मेरी अच्छी किस्मत है। तुम जैसा कोई नहीं हो सकता। वैसे एक बात पूछूं? संदीप ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। व्यवहारिक समझ तो तुम्हारे अंदर पहले से ही बहुत है, यह तो मैं देख ही चुका हूँ, लेकिन राजनीति की इतनी समझ तुम्हारे अंदर कहाँ से आई? संदीप ने मन की बात उसके आगे रखी। अब यह जो तुम मुझे पढ़ा लिखा रहे हो ना, इसलिए कि मैं दुनियादारी समझ सकूं और अपना भविष्य बेहतर कर सकूं और साथ में हमारी ज़िंदगी को भी और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। मैं कॉलेज जाने लगी हूं और राजनीतिक विज्ञान मेरा एक विषय है, तो कुछ तो समझने भी लगी हूं और एक राजनीतिज्ञ की बहू भी तो हूं। कुछ तो असर होगा ही। माहौल को हल्का बनाते हुए मुस्कुराते हुए सीमा ने कहा। वह इस बदली हुई समझदार और गंभीर सीमा को मोहित होकर निहारे जा रहा था। लगता है तुम सही दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो, और तुम्हारी यही पॉजिटिविटी ही तुम्हारे रिश्तों को बनाए रखने का सबसे अच्छा गुण है। तुमने रीमा को भी माफ कर दिया और पिताजी के प्रति भी मन में द्वेष नहीं रखा। कहते हुए संदीप ने उसे गले से लगा लिया और फिर उसके मस्तिष्क को चूम कर बाहर आ गया। सीमा को छोड़कर आता था तो यही कामना करता था कि उनके पिता कोई ऐसी वैसी बात ना कर रहे हों और सीमा उसे सुन ना ले। वास्तव में सीमा का दिल बहुत बड़ा है। अभी तक तो वह सीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज उसके मन में उसके प्रति सम्मान और आदर की भावना भी पैदा हो गई। जब वह बाहर आया तो उसने जीवन सिंह को कुछ सोचते हुए पाया। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, वह कुछ बुझे हुए स्वर में सोचते हुए बोले। तभी सीमा खाना लेकर आ गई। अरे ऐसे कैसे, बिना खाना खाए कैसे जाएंगे? मैं खाना लेकर आई हूँ, आप हाथ धो लीजिए, कहकर सीमा ने खाने की थाली आगे टेबल पर रख दी। जीवन ने एक बार सीमा की ओर देखा और फिर मन ही मन कुछ सोचने लगे और चुपचाप आंगन में जाकर हाथ धोने लगे। जीवन सिंह ने चुपचाप खाना खाकर हाथ पोंछ कर उठ खड़े हुए। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, कहकर जीवन सिंह खड़े हो गए। संदीप और सीमा के पास कहने को कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है पापा, जब आपको लगे कि हमारी ज़रूरत है बता देना। मैं बेशक कम रह पाऊंगा पर सीमा आपके साथ रहेगी, संदीप ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। अब उसके स्वभाव में सहजता थी। सीमा ने पैर छुए तो जीवन ने सीमा के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बाहर निकल गए। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। और संदीप उन्हें छोड़ने चला गया। जीवन ने फिर अपनी गति पकड़ ली और सीमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। सावन का महीना था और राखी आने वाली थी, तो उसने मायके भी जाना था। वह बहुत दिनों से
गई नहीं थी, तो कुछ दिन रुक कर आना चाहती थी। फिर पढ़ाई का हर्जा भी होना था और अगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो फिर प्रचार के लिए भी जाना था। सीमा ने संदीप को कहा, राखी आने वाली है और उसे मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। वह कुछ दिन मायके में बिता कर आना चाहती है। इसी बहाने 2-3 दिन मम्मी के साथ भी रह लेगी और सभी से मिलना-जुलना भी हो जाएगा। वैसे भी आगे सैटरडे संडे पड़ रहा है, फिर रागिनी का मन भी बहल जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। कल ही रविवार है, तो चलते हैं। मैं छोड़कर मंडे को आ जाऊँगा, तुम वहाँ रह लेना। कहकर संदीप हॉस्पिटल चला गया और सीमा जाने की तैयारी करने लगी। गाँव जाने की बात सुनकर रागिनी भी खुश हुई। वह दादी-नानी के यहाँ जाएगी। सीमा ने जाने की तैयारी की और रात को वे जल्दी ही सो गए। अब की बार संदीप और सीमा कई महीनों बाद गाँव आए थे। बिमला उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जिस खबर की उसे प्रतीक्षा थी, वह नहीं दिखी, तो फिर थोड़ी-सी निराश भी हुई। सीमा की चाल-ढाल सब पहले जैसी थी। सीमा और रागिनी को छोड़कर संदीप मंडे की सुबह चला गया। वीरवार को रक्षाबंधन था। वहाँ पर रीमा बुधवार को ही आ गई थी, क्योंकि अगले दिन उसे वापस जाना था, क्योंकि वहाँ भी देवेश की राखी बांधने उसकी बहन को आना था। तो बुधवार की शाम को ही सीमा भी मायके चली गई। रात में दोनों बहनें अपनी-अपनी गृहस्थी, बच्चे, पति इनकी बातें करने लगी और अपने भरे पूरे परिवार को देख कांता और कमल बेहद खुश थे। मायके में सीमा को 2-2 खुशखबरी सुनने को मिली। एक तो बहन रीमा के फिर से माँ बनने की और दूसरी रमेश की पत्नी सपना के प्रेग्नेंट होने की। वह बहुत खुश हुई, लेकिन मन में थोड़ा कसक सी पैदा हुई। काश वह भी अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सभी को सुना पाती, और यह सोचते हुए उसे याद आया कि पिछले महीने उसे डेट नहीं आई, तो क्या वह भी। पर उसे ऐसा कुछ आभास तो नहीं हो रहा था जैसे रागिनी के समय होता था। माँ बनने पर तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर इस महीने भी डेट नहीं आई तो वह संदीप से कहकर अपना चेकअप करवाएगी। वहाँ संदीप की मम्मी ने इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी, और यहाँ पर भी सबने सोचते हुए वह कुछ बुझ सी गई। सुबह सुबह सभी ननद भाभी नहा धोकर तैयार हो गई। दोनों बहनों ने भाइयों को चौक पर बैठाया और राखी बांधी, मस्तक पर टीका किया और फिर घेवर खिलाकर आरती उतारी और उनकी मंगल कामना की। बड़े भाई और रमेश ने दोनों को गिफ्ट में साड़ियाँ दी और फिर रागिनी ने भी बिट्टू और आंसू को राखी बांधी। तभी सपना के मायके वाले तीज का त्योहार लेकर आ गए। सपना का पहला त्योहार था। उसने भी अपने भाई को राखी बांधी और फिर सबका खाना पीना हुआ। वह विदा होकर भाई के साथ मायके चली गई और रीमा भी सीमा को आने का कहकर देवेश के साथ अपने घर चली गई। सीमा 2-3 दिन खुशी खुशी वहाँ रही। शनिवार को जब संदीप आया तो रात का डिनर करके उसके साथ वापस उसे घर लेता हुआ आ गया। रागिनी सो चुकी थी तो वहीं रह गई। तुम इतने दिनों के लिए यहाँ क्यों आई? पता है ना, इतने दिनों तुम्हारे बिना अकेले रहना कितना मुश्किल है। उसने अपनी बाहों में भरते हुए रोमांटिक मूड में कहा। सच में क्या? उसने भी उसकी बाहों में समाते हुए उसके सीने पर सिर लगा दिया। काश हम दोनों के प्यार का फूल मेरी झोली में भी खिल जाता। सोचते हुए वह संदीप से सट गई और अपनी बाहें समर्पण करते हुए उसके गले में डाल दी। रविवार की सुबह सीमा उठकर नहाने चली गई। उसका चेहरा खिला हुआ था। सच में संदीप से कुछ समय दूर रहने पर उसके साथ की चाहत दिल में भर जाती है। इधर जब संदीप उठा तो उसने माँ से कहा कि हम आज दोपहर ही निकल जाएंगे, क्योंकि सोमवार को रागिनी को स्कूल जाना है और सीमा का कॉलेज। नहीं तो फिर सुबह जल्दी जाने में दिक्कत आएगी। बिमला ने ठंडी आह भर के कहा, ठीक है बेटा, मेरे मन की तो पूरी ना हुई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कोई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत कर। उसे सांत्वना के स्वर में कहकर पास बैठे जीवन उठकर बाहर चले गए। संदीप दोस्तों से मिलने चला गया और पति के इस तरह कहने से वह कुछ सोचती हुई रसोई में चली गई। उसने रसोई में खाना बनाती सीमा को टोक दिया, क्या बात है, तुम दोनों ने अभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं है क्या? या फिर कोई और बात है? कहीं संदीप ने कोई उपाय तो नहीं कर रखा? वह कुछ चिंतित स्वर में बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऊपर वाले की मर्जी है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि संदीप के प्यार की निशानी मेरे पास हो। वह पिछले महीना आया नहीं है, पर
कुछ अलग सा भी नहीं लग रहा, तो पता नहीं ऐसा क्यों है। आखिर कुछ संकुचाते हुए उसने बिमला को दिल की बात बता दी। पिछला महीना नहीं आया मतलब? इसका मतलब तो साफ है कि तेरे दिन चढ़े हुए हैं, बिमला ने आशा लगाते हुए कहा। सीमा की बात सुनकर उसके चेहरे की चमक चमक सी आ गई। पता नहीं, पर अब की बार कुछ ऐसा लगा नहीं। रागिनी के समय तो तबीयत भारी सी रहती थी, जी खराब रहता था। संकुचाते हुए सीमा बोली, तू भी कैसी बावरी है, एक बच्चे की माँ बन गई, तुझे नहीं पता? महीना ना आए तो इसका मतलब साफ है कि दिन चढ़ गए। पहली बार ज़्यादा एहसास होता है, अब ज़रूरी तो नहीं कि दूसरी बार भी वैसा ही हो। और तेरा पति तो डॉक्टर है, तो उसे ही बता देती, वह तुझे दिखाकर चेक करवा देता। इतना पढ़ लिख रही है पर समझदारी अभी भी नहीं आई। और बिमला ने खुशी के मारे तुरंत बाहर जाकर जीवन को दाई बुलाने के लिए भेज दिया। जब दाई आई तो उसने सीमा का चेकअप किया और बताया कि सीमा 2 महीने की गर्भवती है। खुशी के मारे बिमला ने सीमा को गले से लगा लिया। बधाई हो सीमा, तूने मेरी चाह पूरी कर दी। सीमा ने भी खुशी का अनुभव किया और पैर छूते हुए कहा, ये आपका ही आशीर्वाद है। संदीप बाहर से घूम कर अंदर आया और बोला, कौन आया है माँ घर में? अब यह तो पता नहीं बेटे, आएगा कि आएगी। बस कुछ दिनों में घर में नया मेहमान आने वाला है और तू बाप बनने वाला है। कहते हुए बिमला ने उसे सीने से लगा लिया। एकदम तो संदीप की समझ में नहीं आया, पर जैसे ही उसने सामने से आती दाई को देखा और फिर उसके पीछे आती मुस्कुराती सीमा को देखा, तो उसकी समझ में आया कि उसके जीवन में खुशी का पल आ गया है। उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई और उसने आगे बढ़कर सीमा को गोदी में उठा लिया। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा? वह खुशी से झूमने लगा और भूल गया कि वहाँ माँ भी है। अरे अरे, उसे ऐसे मत घुमा, चक्कर आ जाएगा, माँ ने कहा तो संदीप ने आहिस्ता से सीमा को नीचे उतारा। संदीप की ऐसी दीवानगी पर सीमा शर्मा गई और दाई हंसते हुए बाहर चली गई। बाहर बैठे जीवन को यह अच्छी खबर सुनाती गई कि वह दादा बनने वाले हैं। जैसे ही जीवन ने यह खबर सुनी कि वह दादा बनने वाले हैं, वह बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी घर के अंदर आए और पत्नी की ओर देखकर उत्साहित स्वर में पूछा, अभी तो बाहर दाई बता गई है, वह खबर सच है क्या? सच है। संदीप और सीमा ने उनके भी पैर छू लिए। जीवन ने बहुत से आशीर्वाद दिए, अब वह भी दादा बनेंगी। उसकी चमक उसके चेहरे पर बिखर गई। तो फिर भाई इंतजार किस बात का है? कुछ लड्डू वड्डू मंगवाओ, सारे गांव में बंटवाओ। आखिर हमारे घर खुशियां आने वाली हैं। गांव के सरपंच के घर पोता आने वाला है। खुशी के मारे जीवन कहने लगी, तुम भी ना निरे बुद्धू हो। पहली बार बिमला ने प्यार से जीवन को डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो? वे बच्चों के सामने पत्नी के इस तरह से बोलने से हड़बड़ा गए तो बिमला को नाराजगी जताते हुए पूछ बैठे, अभी इतनी जल्दी ऐसी खबर बाहर नहीं बताया करते, अभी थोड़ी ही समय हुआ है, पता नहीं किसकी नज़र लग जाए। बिमला दुनियादारी समझाते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, घर में ही कुछ बनाकर खिला दो। मन तो मीठा हो गया, अब मुंह भी मीठा हो जाए। कहकर थोड़ी देर जीवन चुप रहे, फिर सीमा के सामने आकर खड़े हो गए। सीमा बेटे, तुझसे माफ़ी मांगनी है, मुझे माफ़ कर दे। सीमा और संदीप जीवन जी की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक वह किस बात की माफ़ी मांगने लगे। ये क्या कह रहे हो पिताजी आप? सीमा ने सिर झुकाते हुए पूछा। बेटे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपने स्वार्थ में नीचे गिर गया था और भला बुरा, धर्म अधर्म सब भूल गया था। और जो मैं करने जा रहा था वह नैतिक दृष्टि से भी गलत था। मैं अब यह बात समझ गया हूँ। वह कुछ शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। आप बड़े हैं और बड़े माफ़ी मांगे अच्छा नहीं लगता, सीमा अचकचाते हुए बोली। लेकिन संदीप समझ गया था कि जीवन क्या कह रहे हैं। बेटे, उस दिन शहर में मैंने तेरी और संदीप की बातें सुन ली। जैसे तेरे विचार और सोच है, वैसी लड़की तो लाखों करोड़ों में एक होती है। तूने मेरी इतनी बड़ी गलती को किस तरह से अपने दिल में दबा लिया और किसी से नहीं कहा और अपने मन में भी किसी प्रकार का विकार नहीं लिया। यह तू ही कर सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? विमला भी हैरानी से जीवन की ओर देखने लगी।
जो बात मैंने सीमा की शादी के बाद तुमसे कही थी कि वो सीमा और संदीप दोनों ने सुन ली थी, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा और संदीप सीमा को शहर ले गया ताकि वह कभी हमारी ऐसी कोई बात ना सुन ले और मेरी गलत नीयत उसके सामने ना आ जाए। और जब मैं शहर गया तब मैंने उन दोनों की बातें सुन ली और तब मुझे पता लगा कि सीमा ने भी हमारी बात सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसके मन में मेरे लिए कोई मैल नहीं था, बल्कि उसने संदीप को भी समझाया। और तब मेरी समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। जब से मैं लौट कर आया उसी बारे में सोच रहा था और आज इस खुशी के अवसर पर मैंने अपना फैसला लिया कि मैं अपने किए की माफ़ी मांगूं। और अब मैंने एक और फैसला लिया है कि अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा महत्वाकांक्षा अच्छी नहीं होती। यह व्यक्ति को कई बार अपनी राह से भटका देती है। उसे सही गलत की पहचान नहीं होती और आगे बढ़ने के चक्कर में वह गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लेता है। जीवन ने अपना निर्णय सुनाया। पिताजी, आप ये सब मत कहिए। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। राजनीति में आना नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा होना चाहिए। सीमा ने जीवन को इलेक्शन लड़ने के लिए समझाते हुए कहा। हाँ पापा, सीमा ठीक कह रही है। जिस तरह से आज तक आप गांव समाज में सबकी तरक्की के लिए काम कर रहे हो, इसी तरह आगे भी करते रहें तो राजनीति में रहना कोई गलत बात नहीं है। बस साधन गलत नहीं होना चाहिए। संदीप ने सीमा का समर्थन करते हुए कहा। चलो, तुम लोग इन बातों को छोड़ो और खुशी मनाओ। आज हमारे घर में दोहरी खुशी आई है और दोनों की ही वजह सीमा है। एक हमारे घर में रौनक आएगी, घर का चिराग आएगा, और दूसरा तेरे पापा के दिमाग में भी कुछ रोशनी आ गई है लगता है। बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा। तुझ पर भी कुछ कुछ सीमा का रंग चढ़ने लगा है। अकल की बातें करने लगी है आजकल। हंसते हुए जीवन ने कहा। सुनकर जहां विमला कुछ लज्जा उठी तो सीमा बोल उठी, आखिर सास किसकी है? उसकी बात सुनकर सभी ठाका लगाकर हंसने लगे। सभी के चेहरे पर खुशियों का उजाला था। थोड़ी देर में ही सीमा के मायके से सभी वहां आ गए। जहां कांता अपनी बेटी सीमा की बलैया ले रही थी, वही रेखा उसके गले मिलकर बधाइयां दे रही थी। कमल और जीवन एक दूसरे के गले लगकर बधाइयां देने लगे तो रमेश और संदीप भी गले लग रहे थे। इतनी देर में बिमला सबके लिए हलवा डालकर ले आई और संदीप सबको प्लेट पकड़ाने लगा। सीमा के भाग्य से दुख के सारे काले बादल छट गए थे। अब उसकी जिंदगी का आकाश उजालों से भरा था, जहां उसकी सच्चाइयों और अच्छाइयों के बादल के सभी के मन में मैल धो दिए थे। दोस्तों, इसी कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।